हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कुछ ऐसे टॉपिक से जिससे क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं जनवरी के मेंस में। तो अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से कि कौन से फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम वो फॉर्मूले पढ़ते हैं और फिर उन चुनिंदा फॉर्मूलों पे क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मूले से। केटीजी मतलब होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उसके अंदर क्या क्या फॉर्मूलेज वैलिड है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने बोला फॉर्मूले हम लिख देते हैं पहले। तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे फॉर्मूले हमें याद नहीं करना है, बट मैं डिटेल में सब चीजें एक बार जल्दी जल्दी कवर करना चाहता हूं। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को ज्यादातर लोग पढ़ाते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। मैं प्रेफर करता हूं बच्चे की समझ के लिए PI VI इक्वल टू PF VF। यहां पर दो चीजों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं अपन, दो अलग अलग गैस को कंपेयर नहीं कर रहे हैं अपन, दो स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। स्टेट मतलब इनिशियल और फाइनल, मतलब पहले अगर प्रेशर PI था फिर प्रेशर इनिशियल, पहले अगर वॉल्यूम VI था मतलब वॉल्यूम इनिशियल, और बाद में अगर प्रेशर PF है प्रेशर फाइनल, और वॉल्यूम VF है वॉल्यूम फाइनल, तो उनका रिलेशन इस टाइप का होगा। और ये बॉयल्स लॉ कब वैलिड होता है? जब टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। ये सारे आइडियल गैस के लिए मैंने यहां पर लॉज लिखे हैं। दूसरा लिखा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में लिखा है मैंने VI बाई TI इक्वल टू VF बाई TF। आप खुद समझ गए होंगे कि VI मतलब वॉल्यूम इनिशियल, TI मतलब टेम्परेचर इनिशियल, VF मतलब वॉल्यूम फाइनल, और TF मतलब टेम्परेचर फाइनल। ये वाला लॉ कब वैलिड रहेगा? जब प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस कांस्टेंट रहेगा। ये तीसरा लॉ लिखा है लॉ ऑफ प्रेशर, जिसको गैलुसेक लॉ भी बोलते हैं। उसमें लिखा है मैंने PI बाई TI इक्वल टू PF बाई TF। समझ गए होंगे आप, PI मतलब इनिशियल प्रेशर, PF मतलब फाइनल प्रेशर, और TI TF मतलब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर। तो ये वाला लॉ वैलिड तब रहेगा जब वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। अब इन तीनों लॉज को मिला के अगर अपन एक साथ देखें तो उसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो बन जाती है अपन की PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT के अंदर प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, N है नंबर ऑफ मोल्स, और T है टेम्परेचर ऑफ द गैस। R जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू अपन SI यूनिट्स में लिखते हैं 8.314। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं अलग फॉर्मूले पे, दूसरे फॉर्मूले पे। ये कुछ KTG के और फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला है वेलोसिटी RMS। RMS वेलोसिटी मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर रूट मीन स्क्वायर आपसे वेलोसिटी पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला है √3RT बाय m। R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, और m होता है मोलार मास। उसी तरीके से ये पूरे फॉर्मूले हैं एवरेज वेलोसिटी का और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का। अभी मैं बता रहा हूं कौन सा याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, पहले फॉर्मूले पूरे देख लेते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी एक गैस की निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मास ऑफ गैस और उसके VRMS यानी कि ये वाली वेलोसिटी का स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाता है 3/2 nRT। अब ये 3/2 nRT जो बना है, इसमें से देख के nRT को अपन PV भी डाल सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला भी इसका होता है 3/2 PV। बट हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर nRT इक्वल टू PV याद है और ये 3/2 nRT है तो इतना दिमाग तो आप भी लगा लेंगे कि nRT की जगह PV कभी भी डाला जा सकता है। अगला फॉर्मूला देखते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल। काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या बता रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर इतनी है n मोल्स की, तो एक मोल की कितनी होगी? n की जगह 1 डाल के देख लीजिए, 3/2 RT बन जाएगा। तीसरी चीज मैंने लिखी है यहां पर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, कि अगर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो वो कितनी होगी, तो वो अपन बोलेंगे 3/2 kT। यहां पर K एक नया कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ती है आपको। और ये ओवरऑल फॉर्मूलेज में से कौन कौन से हमें याद रखने हैं, अब मैं वो बताता हूं आपको। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि ये वाला फॉर्मूला PV इज इक्वल टू nRT, जो आपने शायद वैसे भी याद रखा हुआ होगा, इसमें याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, हमें ये वाला और ये वाला, ये तीन फॉर्मूले याद रखना है, क्योंकि इन पे अगर क्वेश्चन आता है तो वो इतना इजी होता है कि सबसे बन सकता है। तो आप उसको छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये तीन फॉर्मूले याद रखना है। फॉर्मूले भी एक से हैं, तीनों में RT/m आ रहा है, बस एक में 3 है, एक में 8/π है, और एक में 2 है। ठीक है, अब आते हैं अगले फॉर्मूले पे, और एक फॉर्मूला हमें ये याद रखना है, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस होता है 3/2 nRT, जिसको आप याद रखिएगा। इसमें से अगर पर मोल निकालना होगी तो आप सीधे n की जगह 1 डाल के इसका पर मोल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन फॉर्मूलेस पे जिन पे मैंने
टिक लगाया है इन फॉर्मूलेज पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहां पर जो देख रहे हैं वो क्या लिखा हुआ है हमारे सामने कि हीलियम और आर्गन का एक मिक्सचर है जिसमें हीलियम के 2 मोल्स हैं। मोल्स बता रहा है n मतलब इसके 2 हैं, तो 2 मोल्स हीलियम है और 1 मोल आर्गन है। इनको मिक्स करके रखा है एट टेंपरेचर 300 केल्विन, तो मैंने दोनों का टेंपरेचर 300 केल्विन लिख दिया है। उसके बाद दिया हुआ है कि मोलार मास जो है इसका है 4u और इसका है 40u। 40u और 4u मतलब क्या है, 4 एटॉमिक मास यूनिट और इसका 40 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका एटॉमिक मास यूनिट में इनका मोलार मास भी दिया हुआ है और हमें बताना है कि VRMS का रेशियो क्या होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने एक VRMS का फॉर्मूला लिखा था। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था कि VRMS था अंडर रूट ऑफ, याद करिए, 3RT/m। अब ये अपन का फॉर्मूला है VRMS का, तो इस फॉर्मूले को यूज करके बस अपन को रेशियो निकालना है। और देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है। यहां पर हम लिखेंगे VRMS HE का डिवाइडेड बाय VRMS AR यानी कि आर्गन का इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ ऊपर 3RT/m और नीचे अंडर रूट ऑफ 3RT/m। अब ऊपर और नीचे में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ऊपर R और नीचे R, ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसमें कुछ नहीं करना है। ऊपर 3 नीचे 3, ये तो नंबर है, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर उन दोनों का अलग है कि सेम है? दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो उसको भी T और T लिखा रहने दीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है। अब बात आती है M की, तो मोलार मास दोनों का सेम है कि अलग अलग है? तो ये आपको दिख रहा है कि अलग अलग है, तो यहां पर जरूर आप लिखेंगे कि यहां मैं हीलियम का मोलार मास डालूंगा और यहां मैं आर्गन का मोलार मास डालूंगा। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला जैसा बन गया है, ये जो इक्वेशन जैसी बन गई है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये बन जाएगा आपका सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ मोलार मास ऑफ आर्गन अपॉन मोलार मास ऑफ He। तो देखिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन गया है, बड़ा सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। मोलार मास ऑफ आर्गन आप डाल सकते हैं 40 और मोलार मास ऑफ हीलियम डाल सकते हैं आप 4 और उससे आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10। क्वेश्चन यहां खत्म हो गया है, आंसर हमारा आ गया है। पर मैं एक चीज और आपको बता दूं यहां पर कि अगर हमसे इस फॉर्मूले में वैल्यूज देके VRMS पूछा जाता, जैसे मान लीजिए किसी गैस का टेंपरेचर दे दिया है, मोलार मास दे दिया है और आपसे बोला जाता VRMS निकालिए, तो कभी भी मोलार मास को हम 4u यानी कि ऐसा 4u या 40u नहीं डालेंगे। हम हमेशा इसको kg पर मोल में कन्वर्ट करके डालेंगे। और kg पर मोल में कैसे कन्वर्ट होगा? ये बहुत सिंपल है। जब हम बोलते हैं 4u हीलियम का मोलार मास, उसका मतलब होता है 4 ग्राम पर मोल, तो ये हो गया 4 × 10⁻³ kg पर मोल। तो अगर मुझसे एक्चुअल VRMS पूछा जाता, रेशो नहीं पूछा जाता, क्योंकि रेशो में तो 10⁻³ जो है वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर लिखेंगे आप 40 × 10⁻³, नीचे लिखेंगे 4 × 10⁻³, तो 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे VRMS पूछा जाता तो m की वैल्यू आप डालेंगे हीलियम के लिए 4 × 10⁻³ kg पर मोल, क्योंकि kg हमारी SI यूनिट है, इसलिए ऐसे वैल्यूज डाली जाएंगी। बट ये क्वेश्चन तो और इजी था, इसमें तो आंसर सीधा सीधा आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही सिंपल है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन तो शायद JEE ने कभी पूछा ही ना हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वॉल्यूम एक गैस की दी हुई है, आइडियल गैस की 2 मीटर क्यूब है, प्रेशर ये कुछ दिया हुआ है और बोला है एनर्जी बताओ। ठीक है, यहां पर एक ही कैच हो सकता था कि एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस है या नहीं है। यहां पर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि गैस के लिए जब हम आइडियल गैस के लिए बात करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वही उसकी टोटल एनर्जी कहलाती है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। अब आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि टोटल काइनेटिक एनर्जी गैस की कितनी होती है, तो अपन ने लिखा था ये फॉर्मूला 3/2 nRT। अब यहां पर आप सोचेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिए हैं, टेंपरेचर भी नहीं दिया है, लेकिन किसी किसी के दिमाग में क्लिक कर गया होगा क्या कि PV = nRT में मैंने बताया था कि कभी कभी nRT को PV डाल दिया करो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो nRT को अगर मैं PV डाल दूंगा तो देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया 3/2
PV। अब प्रेशर हमें दिया हुआ है 3 × 10⁶, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 2। मैं वो दोनों वैल्यूज इसके अंदर डाल देता हूं, तो ये बन गया 3 × 10⁶ और वॉल्यूम 2। और सबसे अच्छी चीज तो ये थी इस क्वेश्चन में कि यहां पर आपको मीटर क्यूब और पास्कल में दिया था। इसका मतलब ये कि दोनों SI यूनिट्स में दिए थे, यानी कि यूनिट भी चेंज नहीं करना थी। मतलब अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता तो थोड़ी मेहनत भी होती, यहां पर तो वो मेहनत भी नहीं लगना है इस क्वेश्चन में। ये इतना आसान क्वेश्चन है और सीधा सीधा आंसर आ गया 9 × 10⁶ इसको कैलकुलेट करने से, और बस वही अपन का काइनेटिक एनर्जी हो गया SI यूनिट्स में, यानी कि जूल्स में। तो ये अपन का क्वेश्चन इतना ही था, इतना छोटा सा था। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और थ्योरी बताना चाहता हूं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए आपको पूरा बोर्ड भरा हुआ दिख रहा है, बट बहुत टफ नहीं है, पूरी चेन है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपको बस थोड़ा बहुत याद रखना है। एक बार कोशिश करते हैं अपन समझने की, अगर समझ में ना आए तो मेरा आप नाम बदल देना, क्योंकि बहुत ही सिंपल बना दूंगा मैं इन चीजों को। देखिए यहां पर सबसे पहली चीज मैंने लिखी है Q = ΔU + W। ये आप सबने सुना होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इतनी सिंपल चीज पे बेस्ड है कि Q यहां पर होता है हीट इनपुट, कि कितना इनपुट आया, हीट इनपुट, कितना हीट अंदर गया है किसके, सिस्टम के। सिस्टम क्या होता है यहां पर, सिस्टम होता है कोई भी गैस जो क्लोज्ड हो, मतलब उसके अंदर ना तो नई गैस आए और ना उसमें से गैस बाहर जाए, तो इसको अपन सिस्टम बोल रहे हैं। सिस्टम के अंदर जाने वाली हीट होती है Q। ΔU मतलब होता है कि कितना उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है अपन समझते हैं 1 मिनट में। और W मतलब होता है कि उसने कितना वर्क आउटपुट दिया। अब जब गैस को अपन कंटेन करके रखते हैं तो उससे कुछ वर्क निकालते हैं, वो एक मशीन की तरह काम करता है, तो उसमें से कुछ वर्क निकालते हैं अपन, और कितना वर्क निकालते हैं वो होता है ये वर्क आउटपुट। तो ये इतना सिंपल चीज पे बेस्ड है। जैसे सोचिए आप हैं, आपको मैंने 10 एप्पल दिए और आपने 2 किसी को दे दिए, तो आपने कितने खा लिए, आपने ऑब्वियसली 8 खा लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 एप्पल देना इज इक्विवेलेंट टू हीट इनपुट, कि कितना इनपुट हुआ। आपने जो 8 खा लिए वो है चेंज इन इंटरनल स्टोरेज, कि आपने कितना स्टोर कर लिया, उसमें कितना चेंज आ गया, तो वो ये डिनोट कर रहा है ΔU। 8 आपने जो खा लिए वो आपने स्टोर कर लिए, और W यानी कि 2 जो आपने दे दिए, मतलब आपका आउटपुट, वो यहां पर W से डिनोट हो रहा है, वर्क डन। गैस के लिए आउटपुट होता है वर्क डन। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया अपन का, जो जिसको बोलते हैं अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा है ΔU = F/2 nR ΔT। आपने काइनेटिक एनर्जी का अभी फॉर्मूला देखा होगा, मैंने लिखा था K = 3/2 nRT, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए। अगर हम लोग डायटोमिक, ट्राइटोमिक गैस में आगे बढ़ते जाते हैं तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो चेंज होता जाता है। अब कितना काइनेटिक एनर्जी होता है, वो सिंपल सी चीज है, काइनेटिक एनर्जी हो जाता है F/2 nRT। अब क्योंकि एक गैस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है तो उसकी टोटल एनर्जी भी क्या कहलाई जाती है, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या कहलाई जाती है, F/2 nR ΔT। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। F/2 nR ΔT क्या बता रहा है आपको, कि F/2 nR ΔT से आप निकाल सकते हो एक गैस का कितना इंटरनल एनर्जी, यानी कि स्टोरेज वाली एनर्जी में कितना चेंज हुआ है अगर मैंने उसका टेंपरेचर ΔT चेंज कर दिया है। बस ये आपको याद रखना है। और F की जगह पर क्या डालना है वो मैंने यहां पर लिख दिया है। F की जगह पर 3 डालना है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस कौन सी होती है, जैसे हीलियम, आर्गन, तो मैंने एग्जांपल लिखा है हीलियम। ठीक है, अगला मैंने लिखा है F की जगह 5 डाल दीजिएगा डायटोमिक गैस के लिए। डायटोमिक गैस कौन सी होती है, O2, N2, इस टाइप की गैस, H2, ये सारी गैसेस क्या हो जाती हैं, डायटोमिक। डायटोमिक मतलब जिसके अंदर 2 एटम्स होते हैं। और उसके बाद मैंने लिखा है F = 6 किस गैस के लिए, ट्राइटोमिक गैस के लिए, जैसे H2O गैस होती है क्या, H2O भी गैस बन सकती है, आपको पता होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो यहां पर ये F की वैल्यूज 3, 5, 6 अगर आप यहां डालेंगे गैस के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज डाल के आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि स्टोर्ड होने वाली एनर्जी में कितना चेंज होगा वो यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। मैंने लिखा है CV = F/2R। CV क्या होता है, CV होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद मैंने लिखा है CP होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको थोड़ा सा और समझेंगे थोड़ा आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चंस के थ्रू, अभी इसको भूल जाओ, अभी मैं जो बोलता जा रहा हूं उनको याद रखो। तो क्या क्या याद रखना है अपन को, Q = ΔU + W, एक याद रखना है ΔU = F/2 nR ΔT, और ये 3, 5, 6 जो इनकी वैल्यूज हैं। आगे बढ़ते हैं, CV की वैल्यू R/,
गामा माइनस 1, Cp की वैल्यू गामा आर अपॉन गामा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। गामा क्या होता है, गामा को अपन डिफाइन करते हैं Cp बाय Cv से। तो गामा को Cp बाय Cv से अगर डिफाइन करेंगे तो इससे रिलेटेड Cv और Cp की वैल्यूज क्या होंगी वो यहां पर मैंने लिखी हुई है। उसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। Cp प्लस Cv जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनमें से मैंने आपको बोला कि ये वाले याद रखिएगा, अभी आगे के याद नहीं रखना है। आगे देखते हैं अपन को करना क्या है। अब मैंने यहां पर जो नीचे एक टेबल बनाई है, मैंने अभी बोला है आपको सिर्फ इतने फॉर्मूले याद रखना है, इसलिए घबराइए मत। अब मैंने नीचे एक टेबल बनाई है जिसमें आपको लग रहा है बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं, पर लिखे नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आइसोकोरिक प्रोसेस जो होती है उसका मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो याद करिए कौन सा अपन का लॉ बन गया, जब अपन ने स्टार्टिंग में लिखे थे 3 लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लॉ ऑफ प्रेशर। तो लॉ ऑफ प्रेशर में वॉल्यूम कांस्टेंट था, यानी कि लॉ ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला लगा सकते हैं PI बाय TI इक्वल टू PF बाय TF। तो आप देखिए ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, यानी कि इसको अपन को ऐसा नहीं है कि याद रखना है, ये बहुत सिंपल सी चीज है जो पहले की मैंने अब फिर से लिख दी है। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अगले पे आते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट मतलब हो गया VI बाय TI इक्वल टू VF बाय TF। क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होता था चार्ल्स लॉ में, तो अपन यहां लिख रहे हैं VI बाय TI इक्वल टू VF बाय TF, जिसके अंदर भी आपको ये नॉलेज पहले से था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ में ये वाली इक्वेशन अपन ने पहले लिखी थी, तो वही पुरानी चीज को मैंने रिपीट किया है यहां पर, कुछ नया नहीं लिखा है, इसलिए घबराइए मत अभी। अब ये नई चीज है थोड़ी कि एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब होता है PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। इसका मतलब सिंपल सा ऐसा है कि अगर एक गैस का कुछ इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल कुछ प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम है, तो उनके बीच का रिलेशन अपन निकाल सकते हैं। अगर अपन को पता है कि गैस एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू जा रही है, वो आपको लिख के देगा कि प्रोसेस एडियाबैटिक है, या फिर वो ऐसा कुछ बताएगा आपको कि हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रही है। अगर हीट एक्सचेंज नहीं होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो ऐसे केस में एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ये बहुत छोटी चीजें हैं जो आपको वैसे पता होना चाहिए, तो इसमें कुछ नया नहीं है। यहां पर भी इसके अंदर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं PI VI की पावर गामा इज इक्वल टू PF और VF की पावर गामा। ठीक है, अगला जो है वो है PV टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। इस प्रोसेस का कोई नाम नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर अपन के पास कोई भी रैंडम प्रोसेस आ जाता है जिसका अपन को इस तरीके से लिख के दिया जा रहा है, जैसे PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, या PV क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट, या PV टू द पावर 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऐसे केस में हम ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं। तो देखिए यहां पर मैंने पहला फॉर्मूला लिखा है डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T। डेल्टा U इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T जो फॉर्मूला है, ये है अपन का चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए। जो मैंने ऊपर भी लिखा था वही मैंने फिर से नीचे लिखा हुआ है। तो अगेन अभी तक मैंने सिर्फ इतने फॉर्मूले याद करने को आपको बोला है, इसके अलावा कोई नया फॉर्मूला याद करने को मैंने नहीं बोला है। ठीक है, अब अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा होगा, अब समझिए इस चीज को, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा होगा तो डेल्टा U का यही फॉर्मूला याद रखिएगा, कुछ नया याद नहीं रखना है, इसलिए मैंने डैश लगा दिया है। तो कोई नया फॉर्मूला अभी तक नहीं आया है। अगला देखते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा होगा तो अगेन कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, मतलब यही फॉर्मूला लगा देना है F/2 NR डेल्टा T। तो अगर आपसे आइसोबारिक प्रोसेस बोला जाए, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट बोला जाए, और आपसे बोला जाए चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल के बताओ, तो इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, F/2 NR डेल्टा T। ठीक है, अगले पे आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे। आइसोथर्मल प्रोसेस अगर बोला जाएगा और डेल्टा U निकालने के लिए बोला जाएगा तो आंसर है 0। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी हुआ, ये तो सिंपल सा ऐसा है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, और यहां पर लिखा हुआ है डेल्टा T। डेल्टा T मतलब होता है टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस का कितना होता है, 0, इसलिए मैं यहां पर 0 डाल रहा हूं और यहां पर ये बन गया अपन का 0। ठीक है, अगला है एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके लिए भी आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, वही फॉर्मूला लगाना है, और PV टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट जैसा कुछ आ जाता है तो भी कुछ याद नहीं रखना है, वही फॉर्मूला लगाना है। तो बताइए क्या मैंने इनके अलावा अभी तक कोई फॉर्मूला आपको याद करने को बोला? लिखा मैंने बहुत सारा है, क्योंकि आपको समझ में आए कि किस प्रोसेस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पर याद सिर्फ अभी इतने से ही फॉर्मूले हमने किए हैं। अब आती है याद करने की बारी कि अब फॉर्मूले कौन से याद रखना है। तो आते हैं अपन वर्क डन पे। अगर आपको किसी गैस का वर्क आउटपुट
आउटपुट निकालना है कि गैस ने कितना वर्क किया, तो ऐसे केस में फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। तो इंटीग्रेशन तो देख के ही डर गए होगे, बट याद क्या करना है मैं बता रहा हूं। याद अपन को करना है जीरो। जीरो को याद करने वाली चीज नहीं है। आइसोकोरिक मतलब होता है वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो, और चेंज इन वॉल्यूम जीरो तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। तो वर्क डन जीरो हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। प्रोसेस आपको क्वेश्चन बताएगा, और जैसे ही प्रोसेस क्वेश्चन बता देगा आपको, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रोसेस के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले लगाना है। बस मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट। तो ऐसे केस में आप फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू डेल्टा V, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर कितना है वहां लिखेंगे P, और वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ वो यहां डालेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा कि कितना वर्क हुआ है। अगले पे आते हैं कि ये नीचे एक और W का फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, किसके लिए, आइसोबारिक के लिए। वो क्या है, NR डेल्टा T। कोई नई चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है, PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो P डेल्टा V इक्वल टू NR डेल्टा T होगा। तो मैंने अभी तक आपको एक फॉर्मूला और याद करने को बोला है इनके अलावा, वो है वर्क डन बाय आइसोबारिक प्रोसेसेस P डेल्टा V। आगे बढ़ते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या वर्क होता है, इसको तो रटना है, इसको तो याद रखना है। वो है NRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया है। V फाइनल मतलब होता है फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, V इनिशियल मतलब होता है इनिशियल वॉल्यूम कितना था, T मतलब है कि किस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रही है। टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क निकालना होगा तो कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। फॉर्मूला क्यों याद नहीं रखना है, क्योंकि W की वैल्यू माइनस डेल्टा U आएगी। क्यों आएगी माइनस डेल्टा U, रीजन सिंपल सा है, मैंने आपको ये याद करने को बोला था। मैंने आपको बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब होता है Q इक्वल टू जीरो, तो Q की जगह जीरो डालो, अपने आप ही W क्या आएगा, माइनस डेल्टा U। यानी कि ये भी याद करने वाला नहीं है। याद करने वाले अभी मैंने सिर्फ दो फॉर्मूले बताए हैं आपको, मैं उनको मार्क कर देता हूं ताकि आप ये ना बोलो कि मैंने कितना सारा याद करवा दिया। मैंने सिर्फ ये दो फॉर्मूले आपको याद करवाए हैं और ये इतना याद करने को मैंने बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला मैंने फॉर्मूला लिखा है यहां पर, एक PV टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। जैसा अगर कोई क्वेश्चन आता है जैसे PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऐसे केस में वर्क डन होगा NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस x। ये भी याद करना है। मैं मान रहा हूं एक और फॉर्मूला मैंने आपको याद करने को दे दिया है कि ये भी आप याद कर लीजिए। NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस x में आपको दिख रहा होगा N और R तो आपको पता ही है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, और x क्या है, जो V की पावर रहेगी। याद रखिएगा जब भी आप ये वाला प्रोसेस देखें तो P की पावर 1 होनी चाहिए और फिर V की पावर चेक करिए कि कितनी है, और वो यहां पर x की जगह पर डालना है। अगले पे आते हैं, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब ये तो पहले याद कर चुके थे और सबके आगे डैश लगाया है, मतलब अब और कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो फॉर्मूले हमारे पास कितने हो गए, अब मैं बाकी सब मिटा के सिर्फ वो फॉर्मूले छोड़ रहा हूं। मैं बता रहा हूं कितने फॉर्मूले हो गए हमारे पास। हमारे पास सिर्फ ये फॉर्मूले बचे हैं जो हमें याद रखना है। वर्क डन के 3 फॉर्मूले, आइसोबारिक का क्या फॉर्मूला है, आइसोथर्मल का क्या फॉर्मूला है, और इस प्रोसेस का क्या फॉर्मूला है। उसके अलावा जो मैंने ये ऊपर लिखे हुए हैं, एक चीज और आप सोच सकते हैं कि यहां पर जो मैंने लिखा था PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि PI VI की पावर गामा इक्वल टू PF VF की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, उसमें ये गामा क्या है, तो आपको F अगर समझ में आ गया है तो उसके टर्म्स में भी आप गामा को याद रख सकते हैं। गामा की वैल्यू होती है F के टर्म्स में 1 प्लस 2/f। तो जैसे अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए मोनोएटॉमिक गैस, तो F की जगह क्या डाल देंगे, 3। डायटोमिक गैस F की जगह डाल देंगे 5, और ट्राइटोमिक गैस F की जगह डाल देंगे 6। इनको F की वैल्यूज को याद रखने का भी एक बहुत सिंपल तरीका होता है। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करके एक छोटा सा वीडियो और डालूंगा। ठीक है, अभी हम लोग ये वाले फॉर्मूले याद कर लेते हैं और देखते हैं कि इन फॉर्मूले के बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार और अच्छे से फॉर्मूले देख लीजिए कि कौन कौन से फॉर्मूले मैं याद करने को बोल रहा हूं, एक बार अच्छे से देख लीजिए और फिर मैं इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि वो जो छोटे से थोड़े से फॉर्मूले हैं वो आप याद रख लीजिए और उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन उससे हो पाता है या नहीं हो पाता है।
क्वेश्चन है कि 3 मोल O2 के हैं। O2 मतलब होता है ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस कैसा होता है? डायटोमिक गैस। और 5 मोल उसके साथ आर्गन के हैं। आर्गन अकेला रहता है, नोबल गैसेस पता होगा आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये अकेले रहते हैं। अकेले रहते हैं मतलब मोनोएटॉमिक गैस। तो 5 मोल मोनोएटॉमिक गैस के हैं एट टेम्परेचर T। अब इस T टेम्परेचर पे हमें बताना है कि इस गैस का इंटरनल एनर्जी कितना होगा। जैसा मैंने लिखा डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T, वैसे ही U की जगह लिखा जा सकता है F/2 NR T। अब मैं देखिए टोटल एनर्जी इसकी कैलकुलेट करके बताता हूं। तो U इज इक्वल टू पहले वाले गैस यानी कि O2 की लिखते हैं अपन, F की जगह पर क्या डाला जाएगा O2 के लिए? डायटोमिक का F होता है 5 लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय 2, फिर मैं लिख रहा हूं इसके नंबर ऑफ मोल्स R और T। तो ये हो गया हमारा O2 का इंटरनल एनर्जी। इसमें ऐड करूंगा मैं अब आर्गन का इंटरनल एनर्जी। तो आर्गन के इंटरनल एनर्जी के लिए F बताइए आप कितना डाला जाए मोनोएटॉमिक गैस का? तो आपको समझ में आ गया होगा 3। तो 3/2, नंबर ऑफ मोल्स मैंने डाले इसके 5 क्योंकि गिवन थे, और साथ में लिखा R इंटू T। तो ये आपको दिख रहा है कितना बन गया? 15/2 RT प्लस 15/2 RT। 15/2 प्लस 15/2 होता है 15। तो ओवरऑल बन गया हमारा 15 RT, और इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले से होता है या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक गैस है जिसका मास है 2 kg। गैस मोनोएटॉमिक है, ये भी दिया हुआ है। उसके बाद लिखा है कि डेंसिटी ऑफ गैस इज 8 kg पर मीटर क्यूब, और प्रेशर ऑफ गैस इज 4 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी कितना होगा। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था इंटरनल एनर्जी F/2 nRT लिखा जा सकता है। अब इसके अंदर क्या हमें सारी वैल्यूज पता है? देखो मोनोएटॉमिक गैस दिया है तो F की वैल्यू तो तुम्हें पता है। अब नंबर ऑफ मोल्स उसने कहीं नहीं दिया है, और टेम्परेचर उसने कहीं नहीं दिया है। लेकिन आप में से कुछ लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा कि nRT को अगर प्रेशर दिया है तो PV भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि PV इक्वल टू nRT तो हमेशा वैलिड है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं F/2 PV, तो अब देखिए आपको सिर्फ वॉल्यूम की और जरूरत है, और अगर यहां से आप किसी तरह वॉल्यूम निकाल पाए तो आपका ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मास 2 kg दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है। भाई डेंसिटी और मास दिया है और वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं लिख रहा हूं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब मास को डेंसिटी से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 2/8 हो जाएगा, और दोनों SI यूनिट में, इसलिए यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, और 2/8 होता है 1/4। तो 1/4 मीटर क्यूब आ गया हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी SI यूनिट में आ गया है हमारा। तो U को मैं लिख सकता हूं, अब F की जगह डालूंगा मोनोएटॉमिक के लिए 3, तो ये हो गया 3/2। प्रेशर को मैं डालूंगा जो गिवन वैल्यू है 4 × 10⁴, और वॉल्यूम को मैं डालूंगा 1/4। सारी चीजें SI यूनिट में है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए, इतना आसान सा कैलकुलेशन, और आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मास 15 ग्राम है गैस का, वॉल्यूम उस गैस का कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे दिया हुआ है? उसने लिख के नहीं दिया है वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन उसने बोला है एनक्लोज्ड इन अ वेसल। जब एक वेसल का एनक्लोजर फिक्स हो जाता है मतलब गैस का वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वेसल का वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता। उसके बाद उसने बोला है कि टेम्परेचर उस गैस का है 300 केल्विन, और हमें बताना है कि कितना हीट उसको दिया जाए सच दैट फाइनल आरएमएस जो वैल्यू रहेगी वेलोसिटी की, वेलोसिटी आरएमएस जो फाइनल रहेगा वो इनिशियल वाली वैल्यू से डबल हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें Q निकालना है। अब मैंने Q का आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, एक्सेप्ट कि Q की वैल्यू होती है डेल्टा U प्लस W। ये आपको पता है, मैंने लिखा था Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और मैंने बोला था इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसी के थ्रू आप सोचिए कि अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो क्या आपको डेल्टा U और W पता है? तो अपन स्टार्ट करते हैं। याद करिए जो मैंने आइसोकोरिक लिखा था उसके अंदर W कितना मार्क किया था? मैंने W मार्क किया था 0। उसको याद करने की जरूरत नहीं थी हमें, लेकिन W 0 क्यों है? क्योंकि जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा वर्क नहीं होगा। अगर वॉल्यूम
वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर वॉल्यूम घटेगा तो वर्क नेगेटिव होगा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क जीरो होगा। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क जीरो हो गया। यानी कि हमें Q निकालना है, इसका मतलब हमें डेल्टा U निकालना है। तो अब हमें सिर्फ डेल्टा U निकालने की जरूरत है, और अगर एक बार डेल्टा U आ जाएगा तो हमारा Q आ गया। तो देखते हैं डेल्टा U निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। डेल्टा U के लिए आप समझिए कि गिवन कंडीशन से क्या करा जा सकता है। तो गिवन कंडीशन से आप बोल सकते हैं कि 3RT/m, 3RT/m फाइनल आरएमएस वेलोसिटी, 3RT/m जिसमें टेम्परेचर मैंने डाल दिया फाइनल, और इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल टेम्परेचर डाल के मैंने वही वैल्यूज डाल दी, क्योंकि देखिए 3 और R तो चेंज होगा नहीं, और मोलार मास चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि गैस चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ टेम्परेचर बदला होगा, तभी ये इनिशियल वैल्यू से डबल हो गई है फाइनल वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा टेम्परेचर फाइनल इज 4 टाइम्स टेम्परेचर इनिशियल, और टेम्परेचर इनिशियल था 300 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर फाइनल आ गया हमारा 1200 केल्विन। तो हमें फाइनल टेम्परेचर पता लग गया, हमें इनिशियल टेम्परेचर पता लग गया। तो डेल्टा टी हमें दिया है, हमें निकालना है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल्टा टी। अब हमें क्या इधर से ये निकाल सकते हैं कि F क्या होगा। तो आपको दिया है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस मतलब F आपको कितना दिया हुआ है, डायटोमिक वाला, वो होता है 5। तो F की जगह मैंने 5 डाल दिया। अब आते हैं नंबर ऑफ मोल्स पे। क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है? आपको दिया हुआ है 15 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो 15 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, ये आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में सीखा होगा। आपको पता होगा N2 का एटॉमिक मास होता है, कितना होता है N2 का एटॉमिक मास, वो हो जाता है 28 ग्राम पर मोल उसका होता है एटॉमिक मास। 28 ग्राम पर मोल मतलब हो गया कि एक मोल में 28 ग्राम होंगे। तो 15 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, ये हम सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं 15/28। तो 28 ग्राम पर मोल अगर इसका N2 का मास है तो 15 ग्राम में हो गए इतने मोल्स। आगे देखते हैं और क्या पता है हमें। R की वैल्यू हमें पता होती है 8.314, वो गिवन भी थी, तो आप उसके अंदर ये वैल्यू डालिए। उसके बाद डेल्टा टी आपको दिख रहा होगा कि फाइनल टेम्परेचर 1200 है और इनिशियल 300 है, यानी कि टेम्परेचर का चेंज है 900 केल्विन। तो 900 डालिए यहां पर, क्योंकि एसआई यूनिट्स को हम नहीं डालते हैं, अपने आप आंसर एसआई यूनिट्स में हमारा आ जाता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें डेल्टा यू मिल जाएगा, और वही पूछा गया था क्योंकि क्यू की वैल्यू तो डेल्टा यू के बराबर ही है इस क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये है कि एक प्रोसेस दी है हमें P v to the power s equal to constant, जो साथ में ये भी लिख दिया है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और एक डायटोमिक गैस के ऊपर ये प्रोसेस हो रहा है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, हमें ये ऑलरेडी पता है कि डायटोमिक गैस के लिए प्रोसेस होता है P v to the power gamma is constant। तो हमें यहाँ पर करना सिर्फ इतना है कि इस प्रेशर को हटा के टेम्परेचर डाल देना है, ताकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन आ जाए, और जैसे ही टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन आएगा आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी। तो देखिए प्रेशर को हटा के टेम्परेचर कैसे डाल सकते हैं। तो प्रेशर का आपको एक रिलेशन पता है टेम्परेचर और वॉल्यूम से, वो है सिंपल सा आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। तो मैं यहां पर प्रेशर को लिख रहा हूं nRT अपॉन वॉल्यूम। nRT अपॉन वॉल्यूम लिख के ये v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख दिया। यहां से बनता है आपका T, जो ये लिखा हुआ है v की पावर गामा से v को डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा v की पावर गामा -1, और इस तरफ बनेगा आपका कांस्टेंट अपॉन n इनटू r। अब n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, r क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही डिवाइड करेंगे तो कोई नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो हम इसको लिख रहे हैं इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस को शो कर रहा है और ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस को शो कर रहा है, तो आपका आ गया यहां से x गामा -1। अब आपको सिर्फ गामा पता होना चाहिए कि गामा कितना होता है डायटोमिक गैस के लिए। तो गामा की वैल्यू मैंने कितनी लिखवाई थी आपको, मैंने लिखवाया था 1 + 2/f। तो 1 + 2/f में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2/f, और गामा की और f की वैल्यू, गामा नहीं f की वैल्यू डायटोमिक गैस के लिए कितनी होती है, याद करिए 3, 5, 6। तो डायटोमिक की कितनी थी 5, तो यहां पर 5 डालिए, आपका आंसर आ गया x = 2/5। इतना इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो।
फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक मोल है ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस जिसके लिए प्रोसेस दिया हुआ है कि Vt इज कांस्टेंट। अब प्रोसेस Vt इज कांस्टेंट किसको डिनोट कर रहा है? मैंने आपको 5 प्रोसेस लिखवाए थे, याद करिए। वो मैंने इतना बड़ा चार्ट बनाया था, उसमें सबसे पहला था आइसोकोरिक, फिर था आइसोबारिक, फिर था आइसोथर्मल, फिर था एडियाबैटिक और फिर था Pv टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट और Vt इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको लग रहा होगा उन सब में से कहीं से नहीं है, तो हम कौन सी प्रोसेस लगाएं उन सब में से? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि Pv टू द पावर गामा को आप V टू द पावर x में कैसे कन्वर्ट कर सकते थे, Pv टू द पावर x में कैसे कन्वर्ट कर सकते थे। तो उसी तरीके से क्या Vt इक्वल टू कांस्टेंट को प्रेशर और वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें टेंपरेचर को हटा के प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में डालना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं यही कर रहा हूं कि इसको मैं चेंज कर रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं V इनटू टेंपरेचर को मैं डाल रहा हूं यहां पर PV अपॉन NR। ये मैं कहां से लेके आया हूं? ये मैं लेके आया हूं PV इज इक्वल टू NRT से। अब इतना लिखने के बाद मैं लिख सकता हूं यहां से कि P टू द पावर 1 V स्क्वायर इज इक्वल टू NR अपने आप में एक कांस्टेंट है जो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके एक नया कांस्टेंट दे देगा। अब याद करिए जो फिफ्थ कॉलम था उसमें क्या लिखा था मैंने लिखा था PV टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट और साथ में ये भी बोला था कि प्रेशर की पावर 1 होगी तो V की पावर जो भी होगी उसको अपन बोलेंगे x। तो दिस इज सिमिलर टू PV टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। एक बार आपको प्रोसेस समझ में आ जाए तो उससे क्या होगा, आप उसी कॉलम में जाके एक एक फॉर्मूले को देखेंगे और एक एक फॉर्मूले को देख के आप डिसाइड कर पाएंगे कि जो भी निकालना है उसके लिए क्या फॉर्मूला मुझे यूज करना है। अब देखते हैं इसमें क्या बोला है। उसने बोला है टेंपरेचर चेंज है डेल्टा T और Q निकाल के बताओ। तो Q के लिए तो मैंने आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया है और अलग-अलग प्रोसेस के लिए अलग-अलग नहीं बताया है और वो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू ये डेल्टा U प्लस W, यानी कि हमें डेल्टा U और W निकालना पड़ेगा और इसमें डालना पड़ेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिफ्थ कॉलम में यानी कि इस वाले कॉलम में क्या लिखा था? डेल्टा U। डेल्टा U के सामने मैंने डैश लगाया था। मैंने बोला था जो एक्चुअल फॉर्मूला है वही याद करिए। तो डेल्टा U का जो फॉर्मूला था वो था NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1 या F/2 NR डेल्टा T। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने F/2 NR डेल्टा T। एक ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को जिसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अभी ये वाला तरीका यूज नहीं कर रहा हूं। मैं ये लिख रहा हूं जो मैंने आपको लिखवाया था डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T। अब डेल्टा U को मैं यहां से निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? F की वैल्यू बताइए कितनी होगी? अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो F की वैल्यू होती है 3, तो ये आ गया 3/2 NR डेल्टा T और N की जगह भी अपन 1 डाल सकते हैं, तो मैं इसको हटा के डाल रहा हूं 1। ये आ गया हमारा डेल्टा U जो है 3/2 R डेल्टा T। अब आते हैं W पे। W मैंने आपको क्या लिखवाया था? फिफ्थ कॉलम में। फिफ्थ कॉलम में मैंने W लिखा था NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस x। तो इसमें हम बस वैल्यूज डालेंगे और देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या क्या है? n की जगह 1, डेल्टा T की जगह पे डेल्टा T ही डालना है, उसने लिख के दिया है चेंज इन टेंपरेचर इज डेल्टा T। और x की जगह पे क्या डालेंगे? कंपेयर करिए और बताइए x की जगह क्या डालेंगे? हम x की जगह 2 डालेंगे, तो ये बन जाएगा -r डेल्टा T। तो अब हमें W पता लग गया है, डेल्टा U पता लग गया है। यहां पर आप दोनों वैल्यूज को डालिए और Q की वैल्यू आ जाएगी 3/2 R डेल्टा T माइनस R डेल्टा T, यानी कि 1/2 R डेल्टा T, और वो आपका आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हमारे सामने कुछ एक PV डायग्राम दिया हुआ है। इसको PV डायग्राम इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इस पे बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये आता है तो आप बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। PV डायग्राम मतलब जिसमें y एक्सिस पे P हो और x एक्सिस पे वॉल्यूम हो। अब इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए इस प्रोसेस में कितना वर्क हो रहा है। तो मैं आपको थोड़े से बता देता हूं पहले कि एक ग्राफ में जब PV ग्राफ होता है तो वर्क कैसे निकालते हैं वो आप याद रख लीजिएगा और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो देखिए यहां पर छोटे से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस काम कर रही हो और एरोस जो हैं वो क्लॉकवाइज लगे हो तो जो बीच का एरिया आता है वही वर्क होता है। तो वर्क इज इक्वल टू एरिया। अगर PV ग्राफ का एरोस क्लॉकवाइज हो, बीच का एरिया निकालिए और वही एरिया के बराबर वर्क हो जाएगा। अगर इसी ग्राफ में एरोस जो हो वो
एंटी क्लॉकवाइज लगा दिए गए हो, तो ऐसे केस में जो ये बीच का एरिया आता है वर्क जो है उसका नेगेटिव हो जाता है। तो एरिया के सामने माइनस साइन लगाइए और उतना वर्क हो जाएगा। अगर ऐसा कोई केस बनता है जिसके अंदर एरोस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि एरोस कैसा घुमा रहे हैं आपको, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एरोस मतलब होता है पॉजिटिव वर्क। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हम ये वाला एरिया निकालेंगे और इस एरिया के बराबर हमारा हो जाएगा वर्क। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना तो आपको आता ही होगा। कितना होता है ट्राइंगल का एरिया? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पर देखिए हाफ बेस हम इसको मान लें अगर, तो बेस का लेंथ हो जाएगा 4 मीटर क्यूब। तो मैं यहां लिख रहा हूं 4 मीटर क्यूब। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वो एसआई यूनिट में है, अपने आप ही आंसर आपका एसआई यूनिट्स में आ जाएगा। तो मैंने लिखा हाफ, बेस लिखा 4 और हाइट देखिए कितनी है, 6 से 1 तक या 1 से 6 तक कितनी हाइट होती है? ये होती है 5। तो ये हमारा हो गया 20/2 यानी कि 10 और हमारा वर्क भी इस एरिया के बराबर होगा यानी कि 10 जूल के बराबर वर्क होगा एसआई यूनिट्स में आंसर, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी एसआई यूनिट्स में थी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के जब मैंने पहली बार सोचा कि ये क्वेश्चन क्या है तो मुझे एक ही चीज रियलाइज हुई कि एकदम ही रद्दी क्वेश्चन है। रद्दी मतलब बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक प्रोसेस को A से B तक लेके जा रहा है। पहले वो लेके जा रहा है ACB और दूसरी बार में वो लेके जा रहा है ADB। अब ये दो तरीके से इस प्रोसेस को करवा रहा है, तो मैंने उसको मार्क कर दिया 1 तरीका और 2 तरीका। अब वो बोल रहा है कि ACB प्रोसेस यानी कि 1 तरीके से हीट देना पड़ती है इसको, इनपुट है 60 तो मैंने लिखा उसको +60, वर्क डन बाय द सिस्टम है 30 तो मैंने उसको लिखा +30, क्योंकि याद रखिए वर्क को आउटपुट की तरह मेजर करते हैं। अगर आउटपुट होगा तो पॉजिटिव बोला जाएगा उसको। तो वर्क डन बाय द सिस्टम है 30 तो मैंने लिखा +30। फिर उसने बोला है कि दूसरे तरीके से अगर जाते हैं तो वर्क डन होता है 10। हमें बताना है कि दूसरे तरीके से जाने पे हीट सिस्टम में कितना देना पड़ेगा। तो देखिए दोनों ही तरीके में हम ये बोल सकते हैं कि पहले बार में हम बोल सकते हैं Q1 ΔU + W1 और दूसरे के लिए लिख सकता हूं मैं Q2 ΔU + W2। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने दोनों पे ΔU लिखा है, ΔU1 और ΔU2 क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि याद करिए ΔU का जब मैंने फॉर्मूला लिखा था तो मैंने बोला था सबके लिए सेम फॉर्मूला है, प्रोसेस वाइज फॉर्मूला अलग अलग नहीं होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको फाइनल स्टेट पता है और इनिशियल स्टेट पता है तो इनिशियल और फाइनल स्टेट के बेसिस पे ही डिसाइड होगा ΔU। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग नहीं आता है। अगर A से B जा रहे हैं तो यहां से जाइए, चाहे यहां से जाइए, चाहे लंबा घूम के जाइए, चाहे सीधा जाइए, हर एक केस के लिए ΔU बराबर होगा। तो अगर ये वाला ΔU और ये वाला ΔU बराबर है तो मैं बोल सकता हूं कि Q1 - W1 यहां से और Q2 - W2 यहां से, ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। सिर्फ वैल्यूज डाल देते हैं ऊपर से, 60 - 30 इज Q2 - 10 और यहां से Q2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 जूल्स और यही आंसर है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन ही होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन जो है हमारा कार्नोट साइकिल पे बेस्ड है। अब कार्नोट साइकिल क्या होती है थोड़ा सा वो जान लेते हैं। कार्नोट साइकिल मतलब होता है कार्नोट इंजन जिसकी एफिशिएंसी होती है 1 - T2/T1। जैसे कोई भी हीट इंजन होता है, जैसे आप कोल इंजन की बात करें जो पुराने जमाने में ट्रेनों में चलते थे, उसमें क्या होता था? उसमें होता था कि कोल्स के थ्रू हीट इंजन को दी जाती थी और फिर वो जो हीट होती थी उससे कुछ वर्क आउटपुट निकलता था। बची हुई हीट जो होती थी वो एटमॉस्फेयर में पास ऑन कर दी जाती थी। वैसे ही कोई भी इंजन काम करता है। अगर कार्नोट इंजन की बात करी जाए तो वो भी एक इंजन है और उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो अपन को याद रखना है। उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 1 - T2/T1। ईटा से डिनोट कर रहा हूं मैं उसकी एफिशिएंसी। यहां पर ये T2 और T1 क्या है? T2 मतलब होता है कि किस टेम्परेचर पे हीट को बाहर निकाला गया है। जैसे मैंने एग्जांपल अभी जो आपको दिया हीट इंजन का जो ट्रेनों वाला, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? T2 मतलब हो जाएगा कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है जिसको हीट दिया गया। और T1 यहां पर होता है कि किस टेम्परेचर से हीट लिया गया। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसके अंदर हो जाएगा जो कोल हमने पटका था जिसके थ्रू हम गर्म कर रहे थे, तो उस कोल का टेम्परेचर हो जाएगा T1। तो T1 टेम्परेचर से हीट ली जाती है और T2 टेम्परेचर पे वो हीट को रिलीज करा जाता है।
अब एक जनरल कंसेप्ट बात करते हैं हीट इंजन का। कोई भी हीट इंजन कैसे काम करता है, वो कुछ हीट लेता है, कुछ वर्क देता है और बची हुई हीट को निकाल देता है। तो एफिशिएंसी कोई भी जनरल इंजन की हमें लिखना चाहिए कि हमने उसको अगर हीट दी तो उसमें से उसने कितने का वर्क आउटपुट दे दिया। यानी कि एफिशिएंसी की जनरल डेफिनेशन हमारी होती है W अपॉन हीट इनपुट, कि कितना हीट उसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कार्नोट इंजन के लिए और ये हो गया कोई भी जनरल इंजन के लिए कितना एफिशिएंसी होता है। अब यहां आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि दो कार्नोट इंजन है जो सीरीज में लगे हैं। सीरीज मतलब होता है कि एक ने अगर Q2 हीट निकाली तो दूसरे ने वही Q2 हीट खा ली। ठीक है, तो 600 केल्विन से हीट लेके वो इंजन T2 टेम्परेचर पे हीट निकाल रहा है और दूसरा इंजन 400 केल्विन पे हीट निकाल रहा है। दिया हुआ है कि दोनों ने बराबर वर्क किया है, हमें बताना है कि T2 की वैल्यू कितनी होगी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। पहले तो क्वेश्चन के मैंने जब ऑप्शंस पढ़े तो ऑप्शंस देख के ही मुझे लगा कि इसका आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है 500 केल्विन। वो इसलिए क्योंकि अगर 600 केल्विन से हीट ले रहा है और T2 पे रिलीज करके और ये वापस 400 केल्विन पे रिलीज कर रहा है, इसका मतलब आंसर 400 और 600 के बीच में कहीं होना चाहिए। और एक ही ऑप्शन उन लोगों ने ऐसा दिया है जो 400 और 600 के बीच में है। तो हम लोग ऐसे भी चीजों को सोच सकते हैं। तो T2 का आंसर तो 500 केल्विन है। अब बात करते हैं कि ये निकाला कैसे जाए। तो निकाल हम इसको ऐसे सकते हैं कि हम इन दोनों एफिशिएंसीज को बराबर कर देंगे। जैसे पहले इंजन के लिए अगर हम बात करें तो कार्नोट इंजन है तो एफिशिएंसी क्या लिखी जा सकती है, 1 माइनस किस टेम्परेचर पे हीट निकल रही है डिवाइडेड बाय किस टेम्परेचर से हीट ली जा रही है इज इक्वल टू उसने कितना वर्क किया डिवाइडेड बाय कितना उसने हीट खा लिया, वो है Q1। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे इंजन पे। दूसरे इंजन के लिए हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी 1 माइनस कितने टेम्परेचर पे हीट दी जा रही है बाहर 400 और कितने टेम्परेचर से हीट ली जा रही है वो है T2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे वर्क डन डिवाइडेड बाय कितनी हीट खा ली, तो हम लिखेंगे वर्क डन डिवाइडेड बाय Q2। ठीक है, यहां तक। अब इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है अभी, तो थोड़ा सा मैं ऊपर वाली इक्वेशन में और चेंज कर रहा हूं। मैं इसको लिख रहा हूं W अपॉन, अब मैं Q1 को क्या लिख सकता हूं। देखिए इंजन का कंसेप्ट सिंपल सा है, उसने कुछ हीट खाई, कुछ वर्क दिया, बची हुई हीट रिलीज कर दी। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि वर्क जितना दिया और जितनी हीट रिलीज करी दोनों का सम जितनी हीट खाई उसके बराबर होना चाहिए, यानी कि Q2 प्लस W Q1 के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहां पर Q1 को लिख रहा हूं W प्लस Q2। अब इतना लिखने के बाद यहां पर मुझे दिख रहा है कि यहां से W बाय Q2 निकाल के यहां W बाय Q2 के बराबर अगर मैं कर दूंगा तो मेरा कुछ आंसर आ सकता है। मैं वही करने की कोशिश करता हूं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। यहां से W बाय Q2 निकालो या यहां से W बाय Q2 निकाल के यहां पर डाल दो। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं Q2 से ऊपर और नीचे डिवाइड करता हूं, देखते हैं क्या बनता है। 1 माइनस T2 बाय 600 ये वाली इक्वेशन में लिख रहा हूं इज इक्वल टू ऊपर अगर मैं डिवाइड करूंगा तो W बाय Q2 आएगा, नीचे भी अगर मैं Q2 से डिवाइड करूंगा तो W बाय Q2 प्लस 1 आ जाएगा। अब W बाय Q2 की वैल्यू यहां से डालिए और उसके बाद एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें सिर्फ T2 के अलावा बाकी सब कुछ आपके पास नोन है। अब वो इक्वेशन थोड़ी सी टफ है, वो इक्वेशन अभी भी जो बन रही है वो भी टफ है। मैं आपको बना के बताता हूं, आप खुद देखेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व करना काफी मुश्किल काम है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 400 बाय T2, ये 1 माइनस 400 बाय T2 प्लस 1। तो ये एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास। इस इक्वेशन को सॉल्व करना काफी टफ काम है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाए और आपको पता है कि आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी का फायदा उठाना होता है और वैल्यूज पुट कर करके देखना होती है ऑप्शंस की। जो ऑप्शन आपको सबसे सही लग रहा हो सबसे पहले उसको डाल के देखिए और चेक करिए दोनों तरफ बराबर वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आप यहां पर वैल्यूज डालेंगे तो T2 इक्वल टू 500 ही सेटिस्फाई करेगा और कोई सा सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो सॉल्व हो रहा है लेकिन लंबा जाएगा, इसलिए मैं ये सजेशन दे रहा हूं आपको कि ऑप्शंस पुट कर लिया करिए अगर आपको लग रहा है आपसे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन जो अगेन कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस्ड है।
कार्नोट इंजन में यह दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि 3 इंजन्स को सीरीज में लगा दिया गया है। सीरीज में लगा दिया गया है मतलब कि पहले इंजन ने T1 टेम्परेचर से हीट ली और T2 टेम्परेचर पर रिलीज करी, और वही हीट दूसरे वाले ने खा ली और इसने T3 टेम्परेचर पर रिलीज कर दी, और फिर तीसरे वाले ने वो हीट खा के T4 टेम्परेचर पर रिलीज कर दी। उसके बाद वो बोल रहा है कि अगर इन तीनों इंजन्स का एफिशिएंसी बराबर है तो हमें बताना है टेम्परेचर्स का क्या रिलेशन होगा इन T1, T2, T3 और T4 का। तो लिखते हैं हम सबसे पहले कि इनकी एफिशिएंसीज क्या है। तो मैं यहां पर एफिशिएंसी लिख रहा हूं, इसकी एफिशिएंसी है 1 माइनस T2 बाय T1। कैसे लिखते थे? 1 माइनस कितने टेम्परेचर पे हीट दी डिवाइडेड बाय कितने टेम्परेचर पे हीट ली। फिर यहां पर लिखते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस कितने टेम्परेचर पे हीट दी डिवाइडेड बाय कितने टेम्परेचर पे हीट ली है। और तीसरे वाले के लिए भी इसी तरीके से 1 माइनस T4 बाय T3। तो ये इनकी मैंने एफिशिएंसीज लिख दी हैं, और तीनों को ईटा से मैंने इसलिए डिनोट किया है क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी सेम है। अब वो बोल रहा है कि अगर एफिशिएंसी सेम है तो टेम्परेचर का रिलेशन बनाओ। तो हमें यहां पर सीधा दिख रहा है कि अगर एफिशिएंसी सेम है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यूज तीनों की बराबर होंगी, क्योंकि ईटा और 1 तो सबके बराबर है। इसका मतलब T2 बाय T1 होगा T3 बाय T2 के, और ये होगा T4 बाय T3 के बराबर। अब इनको देख के हमें रिलेशंस बनाना है कि कौन सा रिलेशन सही होगा। तो मैं अगर इन दोनों को लेता हूं साथ में तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आता है T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T3, और अगर मैं इन दोनों को साथ में लेता हूं तो मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आता है T3 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 T4। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास सामने है, आप इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। ऑप्शन इस टाइप का है कि T2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 T3, तो बस वो ऑप्शन आपका मैच कर गया, और इतना इजी क्वेश्चन था ये कार्नोट साइकिल के ऊपर। इसके साथ हमारे KTG और थर्मो के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, बट इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया है जो मैंने अभी तक नहीं करवाया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम उसका सोल्यूशन एक दिन के अंदर देंगे, जैसा अभी तक हम देते आ रहे हैं। और बहुत से लोग डाउट पूछ रहे हैं, तो आप भी डाउट पूछिए, शर्माइए मत।